अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर सहरयाब आफरीदी। और आज भी प्रोग्राम में प्रीमियर लीग के कुछ मैचेस हुए हैं जिनको हमने पहले डिस्कस किया था हेड टू हेड्स को, और वो मैचेस हो गए हैं। अब उसमें डर्बी मैचेस भी थे, बहुत ही शानदार कुछ रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं उन मैचेस के। और जिन्होंने ये मैच नहीं देखा अनफॉर्चुनेटली, उनको आज हम बताएंगे पूरे मैच की डिटेल, क्या बना है प्रीमियर लीग का और कौन सी टीम जो है वो पॉइंट टेबल पर टॉप कर रही है और कौन सी जो है वो नीचे है, और किसके चांसेस हैं आगे इस प्रीमियर लीग में। जैसे आर्सेनल जो है अभी तक टॉप कर रही है, उनका भी एक मैच हुआ है, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोग्राम में जो कि हमने वादा किया था अफरीदी, हम वादा पूरा करने वालों में से हैं। ऐसा है वैसे? हाँ बिल्कुल, वो पैकेज कहते हैं कि वादा यहाँ तो करो ही ना, और अगर करो तो फिर पूरा करो, ऐसे ही। और हम आज वादा पूरा करेंगे। एम्बापे की लाइफ स्टोरी, जर्नी, एम्बापे का आपने सक्सेस की स्टोरी अभी तक सुनी होगी जो वर्ल्ड कप में रही है, और हमने भी काफ़ी उनको फीचर किया है अपने शोज़ के अंदर और बताया है एम्बापे के बारे में। लेकिन ये कहाँ से शुरुआत हुई, बचपन में कहाँ से ये शुरू हुए, फिर कहाँ गए, वो सारी एक हमने रिपोर्ट तैयार किया आप लोगों के लिए, ताकि हमारी यूथ जो है वो देखे और उससे इंस्पायर हो। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे, अर्जेंटीना वर्ल्ड कप तो जीत गई है अफरीदी, लेकिन उनके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। ये को मेसी से बदला तो नहीं ले रहे कि वर्ल्ड कप जीत के भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हो गई है, कुछ एक्शंस ऐसे किए थे वर्ल्ड कप में, अब वो क्या है वो भी बात करेंगे। और मुड्रिक जो हैं उनकी आपको जानते ही हैं, ट्रांसफ़र की खबरें काफ़ी हम शामिल भी कर रहे थे। अब फाइनल हो गया है, अब जो है वो क्या कहते हैं, मोहर सख्त कर दी गई है। जी बिल्कुल, बस आज आखिरी बार उनके सागा के ऊपर हम बात करेंगे। जी हाँ, फाइनली आपको बताएंगे कि कहाँ वो फाइनली चले गए हैं, और वो चैप्टर भी क्लोज हो गया है। उसके बाद कुछ ट्वीट्स हैं हमारे पास, वो हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक बहुत मज़ेदार है और वो शकीरा के बारे में है। शकीरा ने गाने में अपने एक्स हस्बैंड को कुछ टॉन्ट किया है, और बड़ा मज़ेदार टॉन्ट है वो। फिर हस्बैंड ने उनका रिप्लाई भी दिया है, और वो रिप्लाई मुझे बहुत मज़ा आया वो देखने का, उस रिप्लाई का। तो ये सब देखने के लिए आप प्रोग्राम देखते रहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे मैचेस की। मैनचेस्टर सिटी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। आफरीदी, शानदार मैच, एक्साइटेड था, बहुत ज़बरदस्त, लेकिन 2-1 से यूनाइटेड ने ये मैच अपने नाम किया है। आइए स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं और देखते हैं स्टैट्स की क्या सूरत हाल है। और आप देख रहे हैं स्टैट्स के 8 शॉट्स से यूनाइटेड की तरफ से, सिटी की तरफ से 5 थे। शॉट्स ऑन टारगेट 4 थे, यूनाइटेड की तरफ से 1 ही था, सिटी को मिला था, और उस पर उन्होंने गोल कन्वर्ट किया। पोजेशन 29% था यूनाइटेड के पास, लेकिन फिर भी मैच जीत गए हैं। 71% पोजेशन सिटी के पास। और कार्ड्स भी आप देख रहे हैं, 3 येलो कार्ड्स यूनाइटेड को मिले हैं, कॉर्नर्स 2 मिले हैं, सिटी को 1 मिला है यूनाइटेड को। अफरीदी, पोजेशन भी ज़्यादा था, और उसके बावजूद भी सिटी जो है वो मैच नहीं जीत सकी। क्या लगता है आपको? पहले हाफ में तो दोनों अच्छा मुकाबला कर रहे थे, क्योंकि तीनों गोल जो हुए हैं वो सेकंड हाफ में हुए। जी बिल्कुल, पहले हाफ में एक तरह से मैनचेस्टर सिटी के पास ज़्यादा बॉल रही, उस तरह से चांसेस तो क्रिएट नहीं कर पाए, लेकिन बॉल, क्योंकि उनकी जो स्टाइल ऑफ प्ले है पेप गार्डियोला का, बॉल रखना, कंटेन करना, तो एरिक टेन हैग की पॉलिसी डिफरेंट थी। और जो प्लेयर हमने फीचर किए इस मैच में, नन अदर दैन प्लेयर ऑफ द मैच मार्कस रैशफोर्ड, और इनकी जितनी तारीफ करें कम है, और इन्होंने गोल भी किया है, और इनको पहले भी हम फीचर कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा। मैच की परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगी कि हमने इनको क्यों फीचर किया है। 8.2 इनकी रेटिंग, गोल 1 किया है, पास एक्यूरेसी 78% थी, टोटल शॉट्स 3 थी, चांसेस जो क्रिएट किए हैं वो 1 है, शॉट एक्यूरेसी 100% है। अफरीदी, इंग्लैंड के मार्कस रैशफोर्ड 48 मिलियन मार्केट वैल्यू है इनकी। 18 मैचेस प्रीमियर लीग के खेल चुके हैं, 8 गोल कर चुके हैं और 3 असिस्ट कर चुके हैं। 11 कंट्रीब्यूशंस हैं, गोल कंट्रीब्यूशन, और अभी तो ज़िंदगी के बेस्ट फॉर्म में हैं। पिछला इनका रिकॉर्ड जो है 22 गोल्स वाला, वो भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, इनको बोले ठीक करेंगे। ये ठीक हो जाएगा, अभी तो नहीं है। सीजन और रहता है, मैचेस रहते हैं, लेकिन इनका ऑल कंपटीशंस में, क्योंकि सिर्फ प्रीमियर लीग तो नहीं होता, एफए कप भी होता है, कैराबाओ कप भी होता है, सबका बता रहे हैं, तो सबका कंट्रीब्यूट करके फिर इनके 22 गोल्स हैं, जो अभी तक का टॉप सीजन गया है, और इस सीजन अभी करीब पहुंच गए हैं। तो अभी मैच रैशफोर्ड ने, जिनका पिछला सीजन बहुत बुरा था, जी बिल्कुल, जी, जिसको डिप्रेशन की वजह से काफी सीजन खराब गया था, और अभी वापस इस सीजन यूनाइटेड में ही रहेंगे या विंडो ओपन है तो कोई नहीं, ये तो यूनाइटेड में ही रहेंगे। इनका मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि इनका वैसे भी मैनचेस्टर में ये अच्छी खासी चैरिटी वर्क करते हैं, और बहुत ही साडियो माने लेवल इनका वो है चैरिटी में,
जेनरोसिटी और ख़ास करके बच्चों को जो फूड खिलाना है वो इनकी काफ़ी एडवोकेसी करते हैं कि जिन बच्चों को फूड नहीं मिलता उनको फूड देना चाहिए। तो ये करियर आपको लगता है कि आगे भी जो मैचेस हैं उसमें ऐसी लाइमलाइट में नजर आएंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं उनमें नजर तो आए हैं रैशफोर्ड। एक्चुअली में ऑलमोस्ट अब तो एक मतलब मुझे सोचना पड़ता है कि वापस से रैशफोर्ड, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो होती है रैशफोर्ड की कंट्रीब्यूशंस होती हैं, मैन ऑफ द मैच भी बनते हैं। तो इस मैच में भी क्योंकि हर मैच में एक ही प्लेयर को फीचर करना एक तरह से मोनोटनस होता है, बोरिंग होता है व्यूअर्स के लिए भी, लेकिन अगली की परफॉर्मेंस ही ऐसी होती है कि कोई करीब भी नहीं होता। और दूसरा आप देखें कि मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स को पता है कि रैशफोर्ड अब जिंदगी के बेस्ट फॉर्म में है, तो जो भी बंदा जिसके पास बॉल होती तो वो रैशफोर्ड को ढूंढ रहा होता कि रैशफोर्ड किधर है कि उसको बॉल दिया जाए। और अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने चांसेस को कन्वर्ट करती है, आप देखें 29% उनके पास बॉल रही है, उसमें भी रैशफोर्ड की 8.2 रेटिंग है और उन्होंने जितने चांसेस इनको मिले हैं आराम से 4 गोल्स तो कर सकते थे। अच्छा ये क्या है, रैशफोर्ड मैचेस रोनाल्डो फीट एज यूनाइटेड स्टन सिटी इन मैनचेस्टर डर्बी? ये ओवरऑल उनके स्टैट्स हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी के आपस में जो डर्बी मैचेस हैं उसमें रोनाल्डो के इक्वल आ गए हैं। अच्छा, बराबर कर लिया इन्होंने, वेरी नाइस। और हम तो समझ रहे थे रोनाल्डो, किनको समझ रहे थे हम किनको समझ रहे थे? अर्लिंग हालैंड को। अर्लिंग हालैंड तो ओवरऑल प्रीमियर लीग रिकॉर्ड्स में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, उसका तो अभी पहला सीजन है, वो तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा वो तो। अच्छा तोड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं किया उसने। इस एक गोल कर देते अपनी टीम के लिए, क्या था? जी बिल्कुल। और पेप गार्डियोला ने मैच के बाद कहा भी है कि आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम अर्लिंग हालैंड, और उनको कंट्रीब्यूट करना भी चाहिए, सिर्फ गोल स्कोर करने नहीं होते। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि क्योंकि जब आप गोल स्कोर नहीं करते और आपका डिफेंसिव हेल्प आउट नहीं करते अपनी टीम को, तो तब आपके ऊपर फिंगर पॉइंटिंग होती है। और खास करके अगर आप पेप गार्डियोला के अंडर खेलते हैं, पेप गार्डियोला तो वो मैनेजर हैं कि अगर 11 की 11 प्लेयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे पूरे मैच में तो उनकी टीम में आप फीचर नहीं कर सकते, फिर आपको बेंच कर देंगे। ऑफ कोर्स लगता है इस मैच में भी हालैंड जो है वो वेट ही कर रहे थे कि उनको बॉल मिले और वो फिर गोल कर दें। तो अच्छा जो है वो उन्होंने उनके कोच ने जो है वो एक ओपनली जो कहा है, वरना कमरे में भी कह सकते थे उनको कि भाई आपसे मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ओपनली उन्होंने चैलेंज दिया है उनको। तो आपको लगता है वैसे हालैंड अब ले लेंगे इस चैलेंज? जी बिल्कुल। और हालैंड यंग भी हैं और अभी तो बहुत। आपकी क्या प्रेडिक्शन थी यूनाइटेड सिटी में? मुझे पर्सनली 1-1 या 2-1 मैनचेस्टर यूनाइटेड, इवन मुझे फील हो रहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड किसी ना किसी तरह 1-0 या 2-1 एच कर देगा इस मैच को, क्योंकि वो इन फॉर्म टीम आ रही थी। आप जब मोमेंटम के साथ आते हो, विनिंग मोमेंटम के साथ, तो बहुत फर्क पड़ता है। और इनका जो डिफेंस है, इवन मार्टिनेज जो इनके लिसेंड्रो मार्टिनेज अर्जेंटीना वाले प्लेयर हैं, अभी तक बेस्ट प्लेयर ऑफ प्रीमियर लीग इनकी टीम में से हैं, वो वापस भी नहीं आए, लेकिन उनकी जगह पे बाकी डिफेंडर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें। खास करके वन बसाका जिस तरह मतलब वो टीम में भी फीचर नहीं करते थे वर्ल्ड कप से पहले, और एकदम से उन्होंने ऐसी फॉर्म पकड़ी है कि अब एरिक टेन हैग को सोचना पड़ेगा कि इनको किस तरह रिप्लेस करें। जी हाँ, प्रीमियर लीग का ये मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, ये यूनाइटेड ने जीत लिया है और अपनी पॉइंट्स टेबल पे जो है वो मुस्तहकम कर लिया पोजीशन। पॉइंट्स टेबल भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम दूसरा मैच जो है अभी आपके सामने वो शेयर करते हैं, और ये टॉटनहम वर्सेस आर्सेनल हुआ है। आर्सेनल जो इस प्रीमियर लीग में रियल मैड्रिड की तरह नजर आ रही है, ये कहना गलत तो नहीं होगा अफरीदी? अभी तो इस सीजन के रियल मैड्रिड की नहीं, लेकिन पिछले सीजन वाले पिछले सीजन में, जी हाँ, अभी उस लेवल पे नहीं, लेकिन बाकी टीम से जो है वो काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस उनकी रही है। और ये मैच भी उन्होंने 2-0 से अपने नाम कर लिया है, और टॉटनहम जो है वो कुछ भी नहीं कर पाए, 0 ही था उनका गोल। और यहाँ पर अगर स्टैट्स पे एक नज़र डालें तो स्टैट्स देखते हैं जी, स्टैट्स की क्या सूरत हाल है। 17 जो है वो आप देख रहे हैं शॉट्स ज़्यादा थे टॉटनहम के, और 14 थे आर्सेनल के। शॉट्स एंड टारगेट भी ज़्यादा थे टॉटनहम के, 7 थे, और 5 थे आर्सेनल के। और पोजेशन जो है वो भी ज़्यादा था टॉटनहम के पास, और उसके साथ साथ आप अगर देखें जी पासेस देखें वो भी ज़्यादा थे अफरीदी, और फाउल्स भी ज़्यादा थे, येलो कार्ड्स भी ज़्यादा थे, कॉर्नर्स भी ज़्यादा थे, ये सब कुछ ज़्यादा ही था टॉटनहम के पास। लेकिन एक चीज़ जो थी वो जो मैटर करती है सबसे ज़्यादा जो मैटर करती है, ये भी वैसे एक लर्निंग है अफरीदी कि कि जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो ना हो, और बाकी सब कुछ ही आपके पास ज़्यादा। यार ये बहुत खूबसूरत वैसे मुझे बात लगी है, मतलब आप आपकी ज़िंदगी में जो एक्चुअल में होना चाहिए, चाहे वो एक ही हो या थोड़ा, वो मिसिंग हो,
और बाकी आप सब कुछ लेते चले जाएं तो आप शायद खुद को धोखा दे रहे होते हैं। यहाँ पे धोखा हो गया टॉटनहम के साथ बिल्कुल। और जो प्लेयर हमने फीचर किए आर्सेनल की तरफ से वो हैं एरन रैम्सडेल, और बड़ा ज़बरदस्त दिन के जो है वो परफॉर्मेंस रही है, आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। और अफरीदी बड़ा अच्छा खेले हैं, 7 सेव्स किए हैं इन्होंने। और इसके साथ साथ ये जो अफरीदी भी बात करते हैं, एक्स गॉट फेस्ड 2.55, हाई क्लेम 2, रिकवरीज 10, टचेस जो हैं वो 36। जैसे आप शुरू में भी अफरीदी कह रहे थे, ये मैच डेडिकेट करना चाहिए फिर आर्सेनल की टीम को, रैम्सडेल को, क्योंकि ये उन्हीं की वजह से जीते हैं। इंग्लैंड के जो खिलाड़ी 25 मिलियन इनकी वर्थ, और जो है वो क्लीन शीट्स 9 हैं इनकी 18 मैचेस में, और पेनल्टीज़ पे जो है वो 1 पेनल्टी 3 में से सेव कर चुके हैं। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी इस मैच में भी। ओवरऑल जब से इन्होंने साइन किया है आर्सेनल के लिए, एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं हर मैच के बाद। इस मैच में तो बिल्कुल मैन ऑफ द मैच थे, इसमें तो कोई शक नहीं है, और की प्लेयर थे। आप देखें कि जितनी भी शॉट्स ऑन टारगेट थी सब इन्होंने सेव किए, और बिल्कुल दीवार की तरह कोई भी शॉट इन्होंने, मतलब ना सिर्फ वो एक होता है कि आप सेव करते हैं, एक प्रॉपर इन्होंने मेक श्योर किया है कि इनकी सेव्स वापस से किसी प्लेयर को ना चली जाए, या मतलब एक परफेक्ट परफॉर्मेंस थी इनकी तरफ से। और यही मैच का डिफरेंस भी था कि आप देखें लोरिस ने इस मैच में एटलीस्ट 3 एरर्स की, एक की वजह से तो गोल भी हो गया, दूसरा भी वो बॉल बच गए थे शुरू में, उनके एरर की वजह से ऑलमोस्ट गोल होने लग गया था, लेकिन उधर बच गए, लेकिन दूसरी दफा तो उन्होंने खुद ही फेंक दिया गोल में। तो मेन जो डिफरेंस था इस मैच में वो 2 गोलकीपर थे। बिल्कुल इनके साथ कुछ बुरा भी हुआ है, वहाँ पे जो टॉटनहम के फैन थे उन्होंने किया था, वो कल मैं देख भी रहा था और मुझे बड़ा गुस्सा भी आया कि ये क्या हरकत है जो वो कर रहे हैं, और फ़ैन के पे भी गुस्सा आया, जो ग्राउंड में हुआ उस पर भी गुस्सा आया, और इनका बिहेवियर देख के बहुत ऐसे लगा जैसे अल्लाह पाक इसकी मदद करेंगे, बहुत लाइक इनका जेस्चर जो थे कि बहुत ही ज़्यादा। और ये ऐसा होता भी है, जिनका कोई नहीं होता उनका अल्लाह ही फिर होता है, और जो खुद बदला नहीं लेते या खुद अटैक नहीं करते या खुद जो है वो कुछ नहीं कहते, वो खामोश हो जाते हैं। तो खामोशी एक बहुत बड़ा रिवेंज है अफरीदी। जी बिल्कुल ऐसे ही साइलेंस जो है और बहुत बड़ा रिवेंज है। पॉइंट्स टेबल पे बात करते हैं, वो हम प्रोग्राम के आखिर में शामिल करेंगे वो जो हुआ था। और पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल आपके सामने स्क्रीन पे है। प्रीमियर लीग भी मज़ेदार होती जा रही है। 18 मैचेस में से 15 विन हो चुकी हैं आर्सेनल की, और ये मैच ने उन्हें पहली पोजीशन पर ही बराजमान रखा है। दूसरे नंबर पर सिटी अभी भी हार के भी जो है वो दूसरे नंबर पर है, और 18 में से 12 विन्स है। और इसके बाद न्यूकासल यूनाइटेड अब चौथे पे आ गई है, और अफरीदी इन्होंने 18 मैचेस में से 12 विन किए हैं, तो ये चौथे पे क्यों है? ये तीसरे पे होने चाहिए, जबकि न्यूकासल 19 मैचेस में 10 जीती है। और ड्रॉज और डिफीट्स का भी होता है ना, ओवरऑल पॉइंट्स जो हैं पॉइंट्स तो उधर से डिसाइड होते हैं। प्रीमियर लीग यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, उस ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। फिर हमारे पास कुछ एम्बापे की लाइव स्टोरी है, और ये जो भी बच्चे देख रहे हैं, ये यूथ देख रही है, ये सिर्फ आपके लिए हम इसलिए चलाते हैं ताकि हमें कोई इन प्लेयर्स को एक वो को दिखाने का सिर्फ मकसद ये है कि हम खुद भी और आप लोग भी और जो स्पोर्ट्समैन हैं वो इनसे वो सीखें, वो की सीखें इनकी लाइफ की जो सक्सेस है कि पीछे क्या हार्डवर्क था और पीछे क्या मेहनत थी, और किस तरह से अल्लाह की जो तकदीर है वो किस तरह से आपको कहाँ से आप समटाइम्स जल्दबाजी कर जाते हैं कुछ चीज़ों में। जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे खेलने शुरू करते हैं, वो उनको फ्यूचर नज़र नहीं आता। तो वो एक बड़ी प्यारी सेइंग थी, वो मैं कल देख रहा था अफरीदी, कि आज भी आपका मुश्किल है, कल भी आपका मुश्किल है, परसों आपका बहुत खूबसूरत है। तो उसने कहा लेकिन मोस्ट पीपल जो है, जो ज़्यादातर लोग हैं, वो अपना जो कल की शाम है उसमें पीछे हट जाते हैं। उसमें बहुत खूबसूरत बात ये मैंने किताब में भी पढ़ी थी कि मोस्टली लोग जो हैं वो आखिरी स्टेप पे जो है, यानी कल की जो शाम आती है उसमें जो परसों की खूबसूरती आनी होती है उससे पहले ही कल की शाम में आज भी मेहनत करते हैं, कल भी मुश्किल में मेहनत करते हैं, लेकिन आखिरी मोमेंट में पीछे हट जाते हैं। और ये स्टोरीज भी इसीलिए है कि आप देखें कि अल्लाह की तकदीर किस तरह से इंसान के साथ चलती है, इस पूरी यूनिवर्स, इस पूरी नेचर जो नेचर है वो किस तरह से आपको लेके चलती है, और किस तरह से, और जितनी भी आप हिस्ट्री उठाएंगे आप देखेंगे कि जितने भी अजीम लोग हुए हैं उनकी ज़िंदगी इसी तरह से बनती आई है। ऐसे नहीं होता कि बस ऑल ऑफ अ सडन हो गया, उनका जो पेशेंस है और जो उनको बनाती है पर्सनैलिटी। तो ये पैकेज भी हमने शामिल करना है, और भी बहुत सी चीज़ें शामिल करनी है। आप कहीं मत जाइए, यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त है, आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और अब वक्त ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि आप ज़्यादा दर्स देना शुरू हो जाते हैं, तो अभी जो है वो आपको पैकेज दिखाते हैं एम्बापे की लाइव स्टोरी के ऊपर, और उसके बाद फिर हम डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
किलियान एम्बापे फुटबॉल फील्ड में अपनी फिनिशिंग, बॉल को लेकर ड्रिबलिंग की सलाहियत की वजह से पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। फ्रांस के नेशनल टीम की नुमाइंदगी के साथ किलियान एम्बापे फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मैन के स्ट्राइकर हैं। फुटबॉल में इनकी महारत और सलाहियतों के एतराफ के बदले उनका शुमार दुनिया के महंगे तरीन फुटबॉलर्स में किया जाता है। किलियान एम्बापे फ्रांस के शहर पेरिस में पैदा हुआ। खेलों से लगाव उसे अपनी फैमिली से मिला। किलियान एम्बापे के वालिद एक फुटबॉल कोच हैं और उनकी वालदा एक हैंडबॉल प्लेयर थीं। किलियान एम्बापे बचपन से ही शोहरा आफाक पुर्तगाली खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के मद्दाह हैं। उन्होंने अपने फुटबॉल करियर का आगाज एक मकामी क्लब से किया, जहां उन्हें फुटबॉल की इब्तदाई तरबियत भी उनके वालिद से हासिल हुई। अपने हुनर की वजह से वो बचपन से ही मकबूलियत हासिल कर चुके थे। किलियान एम्बापे ने अपने सीनियर फुटबॉल करियर का आगाज 2015 में मोनाको के क्लब से किया। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने लीग 1 के टॉप क्लब के साथ मुआहदा कर लिया। क्लब कैरियर में आगाज ही से कामयाबियां हासिल करते हुए वो आगे बढ़ता रहा। 2018 वर्ल्ड कप के अख्ताम पर उन्हें फीफा वर्ल्ड कप बेस्ट यंग प्लेयर और फ्रेंच प्लेयर ऑफ द ईयर का एजाज मिला। वो मुतादिद दीगर अवार्ड्स के साथ गोल्डन बॉय का अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। अपने क्लब कैरियर में किलियान मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में 66 बार मैदान में आए हैं और इन 66 मैचेस में वो 36 गोल स्कोर करने में कामयाब हुए। इंटरनेशनल मैचेस में किलियान एम्बापे ने 23 गोल्स असिस्ट किए हैं। क्लब कैरियर में पेरिस सेंट जर्मैन की जानिब से वो अब तक 240 मैचेस में क्लब की नुमाइंदगी कर चुके हैं। किलियान एम्बापे अपने क्लब कैरियर में 191 गोल स्कोर करने में कामयाब हुए हैं और साथ साथ 93 गोल्स असिस्ट भी कर पाए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि फुटबॉल की दुनिया में उनके कैरियर का मुस्तकबिल ताबनाक है। एम्बापे आफरीदी इनटू द गैलेक्सीज ऑफ लेजेंड्स और बिल्कुल पीटर ड्रूरी। क्या ही पीटर ड्रूरी की कमेंट्री थी और पोइटिक कमेंट्री करते हैं। और जो इन्होंने वर्ल्ड कप के मैच में कमेंट्स पास किए थे, स्पेशली मेसी के विन के ऊपर और दूसरी तरफ जो है वो एम्बापे के गोल्स के ऊपर। तो एम्बापे की थोड़ी सी आप भी बता दें हमें, कोई लाइफ स्टोरी, कोई ऐसी चीज़ जो कि इस पैकेज में ना हो। एक्चुअली में इंटरेस्टिंग चीज़ इनके लाइफ में तब हुई थी जब ये छोटे थे और जब आप यंग होते हो 12-13 साल की उम्र में, तो मोस्टली जब टैलेंट होता है एक बच्चे में तो वो क्लब्स के पास उनके जो एजेंट्स होते हैं लेके जाते हैं और ट्रायल होता है। अच्छा। तो इनका ट्रायल अरेंज किया था चेल्सी ने लंदन में और ट्रायल देने गए। उस मैच में इन्होंने परफॉर्म तो किया लेकिन मतलब जो चेल्सी चाहती होगी उस तरह से शायद परफॉर्म नहीं किया और चेल्सी ने कोई खास रिस्पांस नहीं किया और एक तरह से रिजेक्ट ही कर दिया इनको। और फीफा इन्वेस्टिगेट अर्जेंटीना फॉर मिसकंडक्ट इन वर्ल्ड कप फाइनल। ये जी इन्वेस्टिगेशन है अर्जेंटीना के बारे में फीफा ने की है वर्ल्ड कप फाइनल की। और अफरीदी ये क्या न्यूज़ है, क्या कर दिया ऐसा अर्जेंटीना बेचारी, तो 36 साल बाद वो जीते हैं, ऊपर से इतने उनको लगा दिए इन्होंने। एक्चुअली में ओवरऑल सिर्फ अर्जेंटीना के ऊपर नहीं है लेकिन अर्जेंटीना के ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू है, बाकी भी कंट्रीज के ऊपर थी, अब क्रोएशिया के ऊपर भी है। अच्छा, सब और मेक्सिको और एक्वाडोर को तो फाइन भी कर दिया है, सर्बिया को भी फाइन कर दिया है। क्यों? और उनके जो मोस्टली सपोर्टर्स की वजह से फाइन किया गया है। अच्छा। उनके सपोर्टर्स ने मिसकंडक्ट किया था मैचेस के। तो जापान के जो सपोर्टर्स हैं उनको कोई अवार्ड भी देंगे? हाँ, वैसे जापान की सपोर्टर्स को मतलब तो जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको भी तो कुछ देना फीफा, लाइक जो बुरा कर रहे हैं उनको तो वो कर रहे हैं लेकिन उनके अब फैंस ने इतना अच्छा बिहेव किया है। फेयर प्ले अवार्ड मिलता है वैसे। जापान की जो टीम है या कोच है उनको फेयर प्ले का अवार्ड उनके फैंस को मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी ये अर्जेंटीना के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू है। आपको इसमें सिर्फ फैंस का नहीं है बल्कि प्लेयर्स का भी है, लेकिन स्पेसिफिकली फीफा ने मेंशन अभी नहीं किया कि कौन कौन से प्लेयर्स ने क्या क्या चीज किया। तो जरूर होंगे और खास करके हाँ एमी मार्टिनेज ने जो उस मैच के दौरान या मैच के बाद ऐसी की थी जो कि बताई नहीं जा सकती। हम मिसकंडक्ट के जुमरे में और रैश बिहेवियर के जुमरे में आता है। तो वो जो फीफा के लॉज हैं आर्टिकल 11, 12 और 43 उनकी वायलेशन एक तरह से हुई है अर्जेंटीना की तरफ से। और अगर ये उनके ऊपर साबित हो जाता है तो फिर इनको फाइन करेंगे। अब जैसे सर्बिया के ऊपर जो बैन है वो एक मैच जो है फैंस उसके 25% कम आएंगे, मतलब 75% सिर्फ फैंस स्टेडियम में आ सकते हैं और उनको फाइन किया गया है। मैक्सिको का भी यही है कि उनका एक मैच जो है क्लोज डोर्स पे होगा, तो इस तरह के फैंस भी हुए हैं। तो बिल्कुल ये जो है वो अर्जेंटीना के लिए भी अब जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। लेट्स सी जो भी आगे होगा वो हम आपको बताएंगे। मोड्रिक की ट्रांसफर न्यूज़ जो है वो आ चुकी है। अफरीदी कहाँ चले गए या फाइनली या वही हैं जहाँ के थे? नहीं, एक बहुत ही मतलब मैंने तो पर्सनली बहुत कम देखे हैं ऐसे ट्रांसफर्स सागा के
आखिरी लम्हात पे इतना बड़ा ट्विस्ट उसमें आ जाए, एक क्या हुआ फिल्म है? की तरह की स्टोरी बन गई थी। बताएं मुझे भी क्या हुआ है। आर्सेनल के साथ इनकी ऑलमोस्ट डील होने वाली थी, ये खुद भी आर्सेनल जाना चाहते थे। अच्छा, आखिरी लम्हात पे एक दिन के अंदर ही जब मैं रात को सोया और न्यूज़ देखी तो आर्सेनल के साथ डील चल रही थी, सुबह उठा तो चेल्सी ने खरीद लिया था। तो एक तरह से ये क्या हुआ है रातों रात? एक्चुअली में आर्सेनल दुनिया में जितने बड़े काम होते हैं रात को अक्सर मीटिंग्स होती हैं। नहीं, यूरोप में तो मोस्टली क्योंकि थोड़ा सा टाइम डिफरेंस है तो इतनी रात नहीं होगी, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ अंधेरा तो होगा ही। अंधेरा था। जी। लेकिन ये था कि आर्सेनल ने अपनी बिड जब लास्ट टाइम हम डिस्कस करे थे तो बिड रेस कर दी थी, जिसके ऊपर थैंक यू भी कहा था मिहाइला मॉड्रिक ने, और अपनी बिड इशारे भी तो कर रहे थे ना वो, जी बिल्कुल भी दे रहे थे वो इंस्टा पे और तो ट्विटर ओपनली पे। उन्होंने कह दिया था कि वो आर्सेनल जाना चाह रहे थे। और उन्होंने जब आर्सेनल ने 95 मिलियन बिड कर दी, ओके, अब 95 मिलियन भी मेरे लिए पर्सनली आर्सेनल की बिड जो थी बहुत ज़्यादा थी। आर्सेनल एक ऐसा क्लब है जो डिसिप्लिन और फेयर प्ले को बहुत ज़्यादा, एक अच्छा बच्चा नहीं होता क्लास में, उस तरह का क्लब है, और इन चीज़ों को बहुत स्ट्रिक्टली वो करते हैं रेगुलेट कि ये नहीं होना चाहिए। आर्सेन वेंगर जब मैनेजर थे तब इन्होंने कहा था कि ये जो पैसों से फुटबॉल को खरीदने की कोशिश की जा रही है ये गलत चीज़ है। 95 मिलियन भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, और 95 पे भी चेल्सी ने आके उनको 100 मिलियन ऑफर की। अच्छा, और आखिरी मोमेंट पे उन्होंने कहा कि एक्चुअली चेल्सी ने क्या किया है, मतलब एक होता है ना कि एक बंदा चीटिंग कर रहा होता है, वो खुद से स्काउटिंग नहीं करता, बस देख रहे हो कि वो जो काबिल बंदा है मुझे वो लगता है कि चेल्सी का खुद भी कुछ संवरना नहीं है मॉड्रिक को लेके, और मॉड्रिक जो है उनका कुछ बनना नहीं है चेल्सी में जाके, क्योंकि आर्सेनल की में आते तो कुछ लाइमलाइट में नजर भी आना था। अब एक प्रीमियर लीग शायद जीत जाते, लेकिन अकेला प्लेयर जो है वो उसमें चेल्सी में जाके क्या फर्क डाल सकेगा, खराब ही ना हो जाए वो। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और कल मेरे से आफरीदी जो मेरे शॉपकीपर हैं वो पूछ रहे थे, और मुझे बड़ा हैरानी भी और बड़ा अच्छा भी लगा ये सुन के। वो कहते हैं ये सरकार, ये जो मैच हो रहा है मेसी का और रोनाल्डो का, स्पेशली रोनाल्डो का नाम लिया उन्होंने, आप खुश हो जाएं, उन्होंने कहा कि इसकी ये 2 मिलियन क्यों है इतने पैसे टिकट के। तो मैंने कहा आप कल का प्रोग्राम देखना, हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज जो है वो पहली ट्वीट भी है ये, अफरीदी CR7 फेस मैसी टिकट सोल्ड फॉर 61 करोड़ PKR। और सऊदी बिजनेसमैन जो है उन्होंने बिड किया 2.0 मिलियन। क्या है ये खबर? एक्चुअली में रोनाल्डो और मेसी का जो PSG और अल नसर प्लस अल हिलाल का कंबाइन 11 PSG के साथ मैच होगा, जो फ्रेंडली मैच है, अभी नेक्स्ट 19 तारीख को है, मतलब कुछ ही दिन। और ये अल हिलाल जो है वैसे तो मेसी को लेने की, लेकिन इस मैच के लिए स्पेशली लिया है उन्होंने। नहीं, अल हिलाल और अल नसर का तो कंबाइन 11 बनेगा, जो कि मेसी की PSG के साथ उनका मुकाबला होगा। PSG और बेसिकली अल हिलाल सऊदीया के जो क्लब्स हैं उनका और है, जिसमें रोनाल्डो भी, जो टॉप प्लेयर सऊदीया के हैं, और PSG का मैच होगा। अच्छा, वो अलग है, जो अल हिलाल लेना चाह रहा है मेसी को, वो एक अलग न्यूज है, वो एक अलग न्यूज है, लेकिन ये वही अल हिलाल है। लेकिन अभी करंटली सऊदी अरब के मतलब 2 टॉप क्लब्स हैं, उनका कंबाइन 11 बनेगा, ताकि PSG के साथ थोड़ा सा मुकाबले वाली टीम तो बने ना। तो उस लिहाज से, और उसका एक स्पेसिफिक वंस इन अ लाइफ टाइम जिसे कहते हैं टिकट के ऊपर बिडिंग हुई, सऊदी अरब ने करवाई। उस टिकट को जिसने सबसे ज्यादा बिड किया उसको मिलेगा, और उसमें उस टिकट का फायदा ये था जो मुशर्रफ अल गामदी ने जीती, कि आप उसको मतलब ये टिकट लेके वो ड्रेसिंग रूम में भी जा सकता है, प्लेयर्स के साथ भी मिल सकता है, और मेसी और रोनाल्डो के साथ खास तौर पे इसकी मुलाकात होगी। तो ये उसका महंगा सौदा तो नहीं उसने किया, आपको क्या लगता है? 61 करोड़ रुपए अगर पाकिस्तानी में बात की जाए, 2.2 मिलियन तो पाउंड्स में हैं, लेकिन पाकिस्तानी आप देख लें कितनी बड़ी रकम है। बातें भी करेंगे ना लोग, ये पैसे वो किसी जरूरतमंद को दे देता, ये दे देता। और वेस्ट ने यही वेस्ट मीडिया में लेकिन क्या पता उसने 100 करोड़ वैसे गरीबों के लिए मुख्तस किया हो। हाँ, वो तो देते हैं चैरिटी में, तो जो है वेस्ट मीडिया तो हमेशा नेगेटिव साइड दिखाता है। हाँ, ये तो है, लेकिन ये है कि बस आपने अगर पैसे कमाए तो अपने शौक अगर उसके पास हैं और ऐसे हैं और वो करना चाह रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारे यहाँ भी यहाँ कीड़े निकालने शुरू कर देते हैं ना जी, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, हालांकि उस बंदे के पास खुद हो तो वो सबसे पहले खुद अपनी शौक पूरे करेगा। हाँ, लेकिन वैसे ये है कि इस मैच से ओवरऑल जो प्राइसिंग, टिकट्स, ब्रॉडकास्ट, मतलब ये एक एकलौता मैच जो है इतने पैसे जनरेट करके देगा ना कि मुझे लगता है कि सारे रिकॉर्ड्स जाहिर है। उनके जो टिकट ही उनको एक वो ले ली है, उसके अलावा जो है मतलब ये फैंस के लिए क्या है टिकट का रेट? नहीं, वैसे इस टिकट के जो पैसे हैं ना चैरिटी को जाएंगे,
ये भी एक बात है। ये देख लें फिर। अच्छा ये मुझे बताओ कि जो फैंस हैं उनका क्या प्रोग्राम है, उनके लिए भी टिकट्स महंगी हैं या सस्ती हैं? ओवरऑल तो जो प्राइसिंग है वही है, लेकिन यह है कि वीआईपी और ओवरऑल थोड़ी सी से ग्राउंड में करवा रहे हैं, मतलब रियाद ऑलरेडी कह रहे हैं कि टिकट्स सोल्ड हो चुकी हैं और बड़ा टिकट्स तो अब तो कब की सोल्ड हो चुकी होंगी, क्योंकि 2 मिलियन लोगों ने रिक्वेस्ट सिर्फ की थी टिकट लेने की। तो आप देखें कि फिर टिकट्स तो 2 मिलियन मतलब इसका मतलब है कि इतना ग्राउंड क्या 40 ग्राउंड्स आप इकट्ठे करेंगे तो 20 लाख लोग उसमें आ सकते हैं, वरना तो एक ग्राउंड की मैक्सिमम कैपेसिटी जो सबसे बड़ा ग्राउंड होगा 1,10,000 और 1,20,000 मैक्सिमम होगी, इससे ज्यादा का ग्राउंड पॉसिबल अभी तक ओके जी हाँ बिल्कुल। और ये जो है वो टिकट ले लिया है, बिड कर लिया है, और अब लेट्स सी ये मनाजर भी हम देखने में आएंगे आगे फ्यूचर में, जिन साहब ने ये लिया है। और मेसी के साथ ऑफ कोर्स उन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी सेल्फी लगानी है, तो इसके लिए उन्होंने 61 करोड़ जो है वो खर्च दिए हैं। और वैसे इतने अमीर बंदे के लिए मेसी के साथ जाना और उसके साथ सेल्फी लेना, इसकी टिकट के बगैर भी वो इतना तो अरेंज कर ही सकता है। लेकिन ये एक अपना है ना कि आप टीम में खिला के और वो सारी चीजें। रियल एस्टेट अकर वन एक कंपनी है, उसके ये एक तरह से ओनर है। एनीवेज जी हाँ बिल्कुल। और नेक्स्ट हमारे पास, जैसे हमने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी कि टॉटनहम फैन कांट बियर द पेन ऑफ डिफीट एंड ट्राइज टू किक आर्सेनल कीपर जो कि मैन ऑफ द मैच द स्पर्स फैंस गेव। यार अफरीदी, ये मैंने भी कल देखा था और मुझे बहुत एक अजीब सी हरकत लगी थी फ़ैन की तरफ से भी, और फ़ैन के अलावा पहले बदतमीजी ग्राउंड में भी हुई थी, जो कि प्लेयर रिचार्लिसन आके इनको धक्के दे रहे थे और इस तरह से। फिर ये भाई साहब क्या मतलब, ये किक लगी उन्हें? किक तो उस तरह से लगी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली स्टुअर्ट प्रोटेक्ट कर रहा था राम्सडेल को। लेकिन पहले जो एक सपोर्टर को इतना करीब आना देना भी एक बहुत ही डेंजरस बात है। लेकिन दूसरा ये है कि इस फैन को तो ऑब्वियसली फॉर लाइफ बैन करना चाहिए, बैन भी करना चाहिए और कुछ फाइन भी, और कुछ 2 दिन पाकिस्तानी पंजाब पुलिस के हवाले भी करना चाहिए। इनको लग लो जाएगी। अच्छा नहीं, वैसे जेल तो इस तरह के इंसिडेंट पे आपको जेल तो काटनी पड़ती है, फिर कम्युनिटी सर्विस भी करनी पड़ती है, फाइन भी होता है, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन फैन को परमानेंट फॉर लाइफ बैन भी हो जाना चाहिए, जो कि हो जाएगा। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि जो गोलकीपर है उनकी तरफ से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो बिहेवियर नहीं देखने को मिला है। ही वाज वेरी काम। हाँ, और क्योंकि आप देखें उससे पहले रिचार्लिसन भी आ गया है, वो पता नहीं क्या कर रहे थे। मतलब आप गोल नहीं कर सकते तो इसमें और उनको भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ना इशारों में ना अपनी किसी बॉडी पोस्चर से, बल्कि सिर्फ बियर ही किया और साइड पे होते रहे, क्योंकि दीवार बने हुए थे मैच में, कोई उनसे गोल्स हो ही नहीं रहे थे। अकड़ने का हक इनका था, क्योंकि इन्होंने अच्छे सेव्स किया, अपनी टीम को जितवाया, तो थोड़ा सा अगर एग्रेशन दिखा भी देते तो वो बनता था इनका। लेकिन ये क्या जी, इन्होंने सेव भी किया और दूसरी तरफ से जो है वो इस तरह की किक भी की। फीफा भी एक्शन लेगा? नहीं, प्रीमियर लीग एक्शन ले लेगा तो फीफा को जरूरत ही नहीं है। वैसे भी प्रीमियर लीग पहले आता है अंडर जो एफए है, इंग्लिश एफए, वो उनके जो डोमेन है उसमें आती है ये चीज। एग्जैक्टली। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, ये है वो आज की जेरार्ड पीके जो है, ये शकीरा के हस्बैंड थे और डाइवोर्स के बाद शकीरा ने गाना जो है वो गाया है और उसमें उन्होंने दुख का इजहार किया है कि क्योंकि इनकी जो मौजूदा गर्लफ्रेंड हैं वो 22 साल की हैं और उन्होंने उसी का ताना दिया है कि 22 साल की जो लड़की है, मैं उससे काफ़ी अच्छी हूँ, 2 22 साल की लड़कियां भी हो तो मैं काफ़ी अच्छी हूँ। हाँ, मतलब 2 22 साल की लड़कियां भी ले आओ तो मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। और फिर ये गाड़ी का क्या चक्कर है? ये उन्होंने कहा कि तुमने जेरार्ड पीके को मुखातिब करते हुए कहा कि तुमने फरारी के ऊपर ट्विंगो जो है प्रेफर कर ली। एक फरारी गाड़ी जो है उसके ऊपर ट्विंगो गाड़ी जो है उसको प्रेफर कर लिया और ये उन्होंने कहा और अपने दर्द का इजहार किया उन्होंने गाने में। एनीवेज, ये कुछ वीडियोस और ट्वीट्स और कुछ मैचेस की खबरें हमने आपके साथ शेयर की हैं और भी बहुत कुछ होगा कल के प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाब आफरीदी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफिज़।